पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली। पर्यवेक्षित पर्यावरण पर मॉरिसन या मोरविन लिखा हुआ था, कुछ भी दोनों में से एक करना है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, निर्देशित स्वाध्याय विधि, प्रस्तुतकर्ता मॉरिसन। पर्यवेक्षित अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है शिक्षक के परिवीक्षण में, सुपरवाइजेशन में शिक्षार्थी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन या स्वाध्याय। इसे सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। निर्देशित स्वाध्याय विधि को मॉरिसन ने प्रस्तुत किया। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत छात्र स्वयं अध्ययन करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं और शिक्षक इसमें एक पथ प्रदर्शक होता है। वह केवल छात्रों का मार्गदर्शन करता है। इस विधि का प्रयोग उन विषयों के लिए अधिक उपयोगी है जिन विषयों को छात्र स्वयं करने में सक्षम है। उन विषयों के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि उपयोगी है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। छात्र उस कार्य को निश्चित कक्षा में सब विवेक के आधार पर करते हैं तथा यदि कोई समस्या उस कार्य से संबंधित हो तो वे शिक्षक से पूछ सकते हैं। शिक्षक छात्रों की कठिनाई तथा समस्याओं का समाधान करता है तथा वहीं उनके कार्य का निरीक्षण तथा निर्देशन भी करता है। इस विधि के द्वारा बालक को भली भांति पढ़ने तथा लिखने का अभ्यास कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत हिंदी विषय से संबंधित बालकों को गद्य, कहानी आदि विषयों का अध्ययन कराया जा सकता है। सूक्ष्म अध्ययन तथा द्रुत अध्ययन। इस पद्धति की सफलता ही कार्य निर्धारण तथा छात्रों द्वारा कार्य को संपादित करने की विधि पर निर्भर है। यदि कक्षा का स्तर समान है तो संपूर्ण कक्षा को एक ही कार्य देना चाहिए, परंतु यदि कक्षा का स्तर समान नहीं है, कक्षा में तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि दोनों ही विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वहाँ कार्य निर्धारण करते समय तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि और मंद बुद्धि तीनों ही प्रकार के छात्रों के लिए प्रत्येक कार्य निर्धारण होना चाहिए। राजू राजस्थानी आबू वाला। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली की परिभाषा है। क्लार्क तथा स्टार के अनुसार निरीक्षित अध्ययन विधि छात्रों को निर्देश में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देश करने के अवसर प्रदान करती है। रस के अनुसार निर्देशित अध्ययन का अर्थ है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को निर्देशित करना है जो मुख्य से किसी समस्या समाधान प्राप्ति या योग्यता की प्राप्ति से संबंधित है और जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजित प्रयास करता है। पीएन अवस्थी के अनुसार निरीक्षित अध्ययन पद का अर्थ स्वतः स्पष्ट है। इसका तात्पर्य है कि जब विद्यार्थी कार्यरत हो तो शिक्षक द्वारा उनका निरीक्षण कर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को कार्य प्रदत्त कर दिया जाता है तथा वे उस कार्य में व्यस्त रहते हैं। जब उन्हें कोई कठिनाई अनुभव होती है तो वे शिक्षक से सहायता एवं मार्गदर्शन लेते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। मैक्सवेल तथा किल्जर के अनुसार बालकों की ऐसी प्रयोगशाला संबंधित क्रियाओं का शांत रूप में किया गया अध्ययन ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। किसकी है? मॉरिसन की पर्यवेक्षित अध्ययन। इसमें अध्यापक का काम केवल मार्गदर्शन करना है। पर्यवेक्षित अध्ययन मॉरिसन का बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार निर्देशित विधि से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से जबकि वे अपनी मेजों या डेस्कों पर कार्य करने में संलग्न होते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण। इस पद्धति में व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। मंदबुद्धि के छात्र इस पद्धति से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत संलग्नता अनुशासनहीनता की समस्या को स्वतः ही दूर कर देगी। इस पद्धति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होने के कारण प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। इस पद्धति में
सीखने का महान गुण है। इस पद्धति से छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के दोष, इसमें व्यय अत्यधिक होता है तथा ये कष्ट साध्य भी है। इस विधि से तीव्र बुद्धि वाले बालक लाभान्वित नहीं हो पाते, यहाँ तक कि कभी कभी तो ये उनके लिए बाधा बन जाती है। यह विधि केवल कुशल शिक्षक द्वारा ही सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। अच्छा, इस विधि में अधिक समय लगता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करना संभव नहीं होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि हेतु प्राप्त स्रोत, संदर्भ, ग्रंथ और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये सामग्री उपलब्ध करना कठिन होता है। पर्यवेक्षण अध्ययन हेतु सुझाव, पर्यवेक्षण अध्ययन की अवधि निश्चित होनी चाहिए। पर्यवेक्षण के समय अध्यापक को कम से कम निर्देश प्रदान करने चाहिए तथा विद्यार्थियों को स्वयं समस्या के निराकरण का अवसर देना चाहिए, जैसे विद्यार्थी अध्यापक पर आश्रित न हो। पर्यवेक्षण अध्ययन के गृह कार्य का स्वरूप प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पृथक पृथक होना चाहिए, जिससे उन्हें व्यक्तिगत अध्ययन का अवसर प्राप्त हो। अध्यापक को समीक्षा के समय भावात्मक पक्ष के विकास पर भी बल देना चाहिए। पर्यवेक्षित या पर्यवेक्षण अध्ययन विधि या निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली पर एक नज़र। इस विधि का अमेरिका में विकास हुआ। निर्देशित स्वाध्याय विधि को मॉरिसन ने प्रस्तुत की थी। अध्ययन में परंपरागत दोषों को दूर करने के लिए इस विधि का निर्माण किया गया। मौन वाचन के लिए उत्तम या गद्य कहानी के लिए उत्तम। मौन वाचन के लिए उत्तम कौन है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। छात्र में स्वाध्याय के गुण का विकास, शिक्षक के बल पथ प्रदर्शक के रूप में। अंतिम उद्देश्य पाठ्यवस्तु पर स्वामित्व कराना, अनुशासन इसमें उत्तम है। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली के 3 सोपान है: नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली के 3 सोपान है: नियोजन यानी योजना बनाना, फिर उसका क्रियान्वयन करना और अंत में मूल्यांकन करना। करो और सीखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, जरूरत पड़ने पर शिक्षक का मार्गदर्शन। आगमन विधि ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि में विशेष उदाहरणों द्वारा छात्र स्वयं निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर चला जाता है या अध्ययन को आगे बढ़ाया जाता है। परिभाषाएं यंग के अनुसार किसी विधि में, इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। उसे आगमन विधि कहते हैं। जॉयसी के अनुसार आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। लैंडन के अनुसार जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्य, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब वो विधि आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि के चरण या पद, इस विधि से शिक्षण करवाते समय एक शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए अध्यापक द्वारा उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, एक ही प्रकार के उदाहरणों का चयन कर उन्हें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। निरीक्षण या तुलना, सभी उदाहरणों का अवलोकन कर उनकी तुलना करना तथा समानता देखकर परिणाम प्राप्त करना। नियमीकरण या सामान्यीकरण, समानता के आधार पर नियम निकालना तथा ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना जिससे अभिष्ट सत्यापित हो सके। परीक्षण निकाले गए नियम की सत्यता के लिए परीक्षण करना। कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा अपने सिद्धांत की पुष्टि करना। आगमन विधि के सूत्र उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगमन विधि के गुण, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह विधि बालक की खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है, क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। हिंदी में व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है। इसमें तर्क, विचार, निर्णय शक्ति का विकास होता है। नियम, सूत्रों का निर्धारण और सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। सूक्ष्म बुद्धि और सूझ की वृद्धि के लिए उपयोगी है। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। आगमन विधि के दोष क्या है?
इस विधि में समय बहुत अधिक लगता है। ठीक है, अनुभवी योग्य अध्यापकों का प्रयोग होता है, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। तो क्या करें भाई, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। छात्रों के सीखने की गति धीमी होती है, परिश्रम अधिक होता है। आगमन विधि एक नज़र में। आगमन विधि के चरण या पथ, उदाहरण देना, निरीक्षण या तुलना करना, प्रनियमीकरण, अंत में परीक्षण। हिंदी व्याकरण के लिए उपयोगी, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। उदाहरणों की प्रस्तुति, नियमों की स्थापना, छात्रों की रुचि एवं खोजी प्रवृत्ति, सूत्रपात आदि, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियमिक और, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। प्रमुख दोष, समय, परिश्रम, नियमों में पूर्ण सत्यता नहीं होती है। समय और परिश्रम अधिक लगता है, नियमों में पूर्ण सत्यता नहीं होती। अगली है निगमन विधि। इसमें नियम और सूत्रों को पहले बता दिया जाता है, फिर उस नियम या सूत्र को विशेष उदाहरणों में प्रयोग कर उसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है। ये आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है। लैंडन के अनुसार, लैंडन क्या कहता है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात इसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। इस प्रणाली में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं और वे उन्हें रट लेते हैं। इस विधि में छात्रों को स्वयं सीखने, निरीक्षण करने, चिंतन करने और नियमीकरण का कोई अवसर नहीं मिलता है, इसलिए शिक्षक इसे अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। इस प्रणाली के दो रूप हैं, सूत्र प्रणाली और पुस्तक प्रणाली। सूत्र प्रणाली में व्याकरण की पुस्तकों से नियम रटाए जाते हैं। निगमन प्रणाली को अधिकतर शिक्षा शास्त्री अनुपयुक्त मानते हैं। निगम विधि के चरण या पद। निगमन विधि से अध्यापन करने पर एक शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना होता है। नियम या सिद्धांतों के ज्ञान। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों को नियम या सिद्धांत की जानकारी देता है, नियम सिद्धांतों का प्रयोग करवाता है। अध्यापक विभिन्न उदाहरणों प्रस्तुत करता है। बालक इन उदाहरणों में सिद्धांत या नियम का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। विद्यार्थी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इन नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तथा उनकी सत्यता का परीक्षण करते हैं। सत्यापन। विद्यार्थी अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांत या नियम का पूर्ण सत्यापन करते हैं। निगमन विधि के सूत्र, नियम से उदाहरण की ओर, इसमें उसके पूरे उल्टे हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन विधि कौन सी है, सकारात्मक है, यानी वो सब अच्छे है उसमें। उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें सब उल्टे हैं उसके, यानी आगमन की सीधी उल्टी है। कौन से, निगमन। निगमन विधि का गुण क्या है, समय व श्रम कम लगता है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है। इस विधि से छात्रों में स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ये विधि समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों की सत्यता की जांच में आसानी, सभ्यता, अभ्यास कार्य शीघ्रता तथा आसानी से, कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक, नवीन समस्याओं का समाधान होता है। निगमन विधि के दोष क्या है, मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है, रटने की आदत बढ़ जाती है, छात्र में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। यह विधि छोटे कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अस्पष्ट और अस्थायी होता है। ध्यातव्य तथ्य, जब उपयुक्त दोनों प्रकार की विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तब वह आगमन निगमन विधि कहलाती है। ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी दोनों को मिला के काम करना सर्वश्रेष्ठ विधि। निगमन विधि पर एक नज़र। सोपान। शिक्षक शिक्षण में निम्नानुसार प्रयोग करते हैं। सिद्धांतों का ज्ञान होना, फिर उसका प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं। सिद्धांतों का ज्ञान, फिर उसका प्रयोग, फिर परीक्षण। सिद्धांत का ज्ञान, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन। ज्ञान, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन। अन्य स्मरणीय तथ्य, नियम को स्पष्ट कर उदाहरण देना। आगमन विधि की उल्टी या विपरीत विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। गुण, समय श्रम कम, स्मरण शक्ति का विकास, समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है। दोष, रटने की आदत पड़ना, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की कमी,
आत्मनिर्भरता की कमी, आत्मविश्वास की कमी, प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी। किसमें? निगमन विधि। अगली है सूत्र विधि, संस्कृत से आई है। ये विधि संस्कृत साहित्य से उत्पन्न हुई है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये व्याकरण के लिए उत्तम है। इस विधि से पहले अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर कुछ सूत्र लिख दिए जाते हैं और शिक्षार्थी उन सूत्रों के आधार पर अपना विषय या शीर्षक तैयार करते हैं। सूत्र इस प्रकार के हो जो विद्यार्थी के ज्ञान परिधि के अंतर्गत आते हैं। निबंध, लेख, भाषण, व्याकरण आदि की रचना के लिए यह विधि कारगर हो सकती है। अर्थात अल्प अक्षर वाला, संदेह रहित, सार युक्त, सर्वतोभावेन प्रभावी, दोष रहित एवं अनिंद रचना को सूत्र कहा जाता है। सूत्र विधि के गुण। ये व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में रटा दिए जाते हैं, फिर उसके उदाहरण देकर उसकी उपयोगिता बता दी जाती है। यह नियमों से उदाहरण की ओर जाती है। ये एक तरह से निगमन विधि का ही रूप है। कौन सी? सूत्र विधि। इसमें नियम सूत्रों के रूप में होते हैं। जहाँ पाठ्यपुस्तक प्रणाली में लंबे चौड़े नियम याद कराए जाते हैं, वहाँ सूत्र प्रणाली से संक्षिप्त सूत्र याद कराए जाते हैं। समय व श्रम की बचत होती है। उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बालकों की स्मरण शक्ति का विकास है। दोष, बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है। कौन सी? सूत्र विधि। अमेरिकी विधि है सूत्र विधि। निम्न स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है सूत्र विधि। सूत्र विधि एक नज़र में संस्कृत से उत्पन्न पाणिनि की अष्टाध्यायी से इस विधि का निर्माण हुआ सूत्रों के रूप में। नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि का एक रूप है। नियम सूत्रों के रूप में कंठस्थ करा दिए जाते हैं। व्याकरण, निबंध, लेख, भाषण आदि के निर्माण में सहायक है। संक्षिप्त सूत्र याद करने में आसानी, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। अब है समवाय विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। समवाय शब्द का अर्थ है मिलना। समवाय विधि का तात्पर्य है कि सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर ऐसी प्रणाली विकसित करना जिसमें दोष कम और अध्यापन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। सभी विधियों को मिला के विधि बनाई गई है। कौन सी? समवाय विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, जिसमें दोष कम से कम हो और अध्यापन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। सूत्र विधि। इस विधि में अध्यापक स्वयं भाव भंगिमा द्वारा वाचन करता है, तत्पश्चात छात्रों को अपना अनुसरण करने के लिए कहता है। उसके उपरांत अध्यापक विषय वस्तु को ग्राह्य बनाने के लिए सूक्ति, व्याख्या, कठिन, निवारण, शुद्धोच्चारण, समालोचना, चरित्रांकन आदि पर प्रकाश डालकर छात्र को पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। गद्य या पद्य पाठ पढ़ने के दौरान यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है और शिक्षक वही उस अंश के व्याकरण के नियम को स्पष्ट कर देता है। सूत्र विधि नहीं है ये विधि। कौन सी? समवाय विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। इस विधि में अध्यापक स्वयं भाव भंगिमा द्वारा वाचन करता है, तत्पश्चात छात्रों को अपना अनुसरण करने के लिए कहता है। इसके उपरांत अध्यापक विषय वस्तु को ग्राह्य बनाने के लिए सूक्ति, व्याख्या, कठिन, निवारण, शुद्धोच्चारण, समालोचना, चरित्रांकन आदि पर प्रकाश डालकर छात्र को पाठ की विषय वस्तु को ज्ञान कराता है। गद्य या पद्य पाठ पढ़ाने के दौरान यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है और शिक्षक वही उस अंश के व्याकरण के नियम को स्पष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए गद्य या पद्य में आए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से युक्त शब्दों के व्याकरणिक नियम का उसी समय ज्ञान करा देना। समवाय विधि का मतलब है साथ साथ में ज्ञान करवाना। समवाय विधि में पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय व्याकरण का ज्ञान कराता है, इसलिए इसे पाठ्यपुस्तक विधि कहते हैं। पढ़ाते ज्ञान कराना है पाठ्यपुस्तक विधि है। इसमें केवल व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, नियंत्रित व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। गुण, छात्र को मिलते जुलते पाठ्यवस्तु का ज्ञान कराना, सामंजस्यकरण पर बल देना, जीवन केंद्रित शिक्षा का ज्ञान, बुनियादी शिक्षा पर बल, पाठ्यवस्तु का सामंजस्यकरण करते हुए जीवन केंद्रित शिक्षा देना। भाषा ससर्ग विधि, ससर्ग मतलब साथ साथ। भाषा ससर्ग विधि में छात्र को केवल भाषा का ज्ञान कराया जाता है, न कि अन्य ज्ञान। भाषा ससर्ग विधि से
भाषा के सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखों की रचनाएं पढ़वाई जाती है। सहायक या संदर्भ पुस्तकों के रूप में उन्हें छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। समवाय का मतलब है अच्छे लेखों की पुस्तकें देना और अच्छा भाषा शिक्षण करवाना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में इस विधि में समय लगता है। साथ ही इस विधि से व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रह जाती है। उसके लिए आगमन विधि का पुनः सहारा लेना पड़ता है। एक कारण यह भी है कि विवेचना में शुद्ध और अशुद्ध भाषा के प्रयोग का कोई आधार नहीं होता है, इसलिए भाषा के प्रयोग में शुद्धता आना कठिन होता है। व्याकरण शिक्षण में यद्यपि यह प्रणाली उपयोगी है तथापि ये अपूर्ण है। ये विधि इस रूप में मनोवैज्ञानिक है कि विद्यार्थी बुद्धि और तर्क से काम लेकर स्वयं निर्णय करते हैं कि भाषा का रूप कौन सा है। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ने की यही प्रणाली लाभदायक है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसके द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में रचना तथा अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग कराया जाता है। दोष, व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं हो पाएगा, समय अधिक व्यय होता है। ये मनोवैज्ञानिक है परंतु क्रमबद्ध अर्थात व्यवस्थित ज्ञान देने में सक्षम नहीं है। भाषा सर्ग विधि पर एक नज़र, इसमें केवल भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। उत्तम लेखकों पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है भाषा के ज्ञान के लिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तम है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। दोष, व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं, समय अधिक व्यय होना तथा व्यवस्थित ज्ञान का अभाव होता है। उल्टा पुल्टा समास आएगा, समास बारे में बता दियो, संधि आई कि थोड़ा संधि के बारे में बता दियो, ऐसे याद थोड़े होता है। अनौपचारिक या सैनिक विधि, सैनिक विधि का सूत्रपात अमेरिका देश से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, कौन से द्वितीय में, पहला में नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कुछ समय पश्चात जब अमेरिका को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ा तो अपने सैनिकों को अन्य देशों में भेजने के लिए उनको तैयार किया जाने लगा। उन दिनों में विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पेज, बोज, सपेटर, ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने सेना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम में 15 से 20 सैनिकों की मातृभाषा भाषी तथा भाषा वैज्ञानिक के सहयोग से थोड़े समय में ही शिक्षण की संपूर्ण अवधि में भाषा के श्रवण, उच्चारण, अनुकरण, अभ्यास के वातावरण द्वारा काम चलाऊ भाषा अर्जन करा दिया जाता था। इस कार्यक्रम की सफलता ने विद्यालयों के भी भाषा शिक्षण के लिए सैनिक विधि अपनाने के लिए प्रेरित किया। सैनिक विधि या दल शिक्षण अलग होगा। इस विधि के अंतर्गत भी व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं कराया जाता है। छात्रों को भाषा को जानने वाले लोगों के संपर्क में ले जाया जाता है। छात्र उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों व वाक्यों को सुनकर ही व्याकरण का ज्ञान कर लेते हैं। हमारे सैनिक भाई प्राय माध्यमिक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करते ही फौज में भर्ती हो जाते हैं तथा वहां अपने उच्च अधिकारियों के व्यावहारिक संपर्क में रहकर व्याकरण व भाषा के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अतः बिना किसी अनौपचारिकता के व्याकरण भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण ही इसे अनौपचारिक एवं सैनिक विधि कहा जाता है। मातृभाषा भाषी सूचक के उच्चारण को प्रत्यक्ष या उपकरणों के माध्यम से परोक्ष अधिक से अधिक सुनते हुए अध्यापक के दिशा निर्देश में वार्तालाप पर अधिक तथा लेखन और वाचन पर कम बल देते हुए शिक्षा देना। इस विधि में छोटी छोटी कक्षाओं में भाषा शिक्षण के समय संरचनात्मक विशेषताओं की आवश्यकता एवं उपयोगी सूचनाएं दी जाती है। विशेषता या गुण, स्वाभाविक संवादों एवं मौखिक कथनों पर अभ्यास तथा भाषा संगठन पर बल इस विधि की विशेषता है। अमेरिका सैनिकों को द्वितीय भाषा पर बल देने से इस सर्वे भाषी सेना विधि, आर्मी मेथड विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक स्वयं अथवा टैब द्वारा पूरा पाठ
सुनाता है। विद्यार्थी द्वारा उच्चारण अनुकरण करने के कारण इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। इस विधि में भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण बहुत कुछ इस विधि द्वारा किया जाता है। भाषा क्षमता विकसित होती है। इसका उद्देश्य बालकों को वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग कर सकने की योग्यता प्रदान करना। सैनिक या अनौपचारिक शिक्षण विधि पर एक नज़र। अमेरिका में इस विधि का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में सैनिकों द्वारा उत्पन्न वातावरण और परिवेश में अनुकरण द्वारा सीखना। भाषा के चारों कौशलों का विकास एवं अभ्यास शिक्षाविद ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ, शपीर के द्वारा सूत्रपात किया गया। ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ, शपीर। ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ, शपीर। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है। व्याख्यान विधि में अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है और छात्र सामने बैठकर सुनते रहते हैं। शिक्षक विषय सामग्री को विभिन्न प्रविधियों या उदाहरणों के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस विधि से शिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन अथवा समीक्षा करना है। ये श्रवण आधारित विधि है। थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों व संबंधों का स्पष्टीकरण है जिन्हें शिक्षक चाहता है कि उसे सुनने वाले उसे समझे। ब्राउन के अनुसार यदि व्याख्यान का ढांचा भली प्रकार तैयार किया जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे संगीत में स्वरों की कुंजियों को आगे पीछे करने से पूरी थीम ही बदल जाती है, वैसे ही विषय के मूल बिंदुओं को सही क्रम में न रखा जाए तो संपूर्ण प्रभाव ही बदल जाएगा। ब्राउन के अनुसार यदि व्याख्यान का ढांचा भली प्रकार तैयार किया जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे संगीत में स्वरों की कुंजियों को आगे पीछे करने से पूरी थीम ही बदल जाती है, वैसे ही विषय के मूल बिंदुओं को सही क्रम में न रखा जाए तो संपूर्ण प्रभाव ही बदल जाएगा। बाइनिंग के अनुसार बड़ी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यावहारिक विधि है। व्याख्यान विधि के प्रमुख चरण हैं पद सोपान। प्रकरण विषय वस्तु का निर्धारण करना, अध्यापक द्वारा व्याख्यान बनाना, पूर्व ज्ञान का निर्धारण, उद्देश्य का निर्धारण, पाठ्यवस्तु की रूपरेखा, उदाहरणों को स्थान, बाद में प्रस्तुतिकरण, सारांश, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और व्याख्यान के प्रकार। ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के निम्न 5 प्रकार स्वीकार किए। शास्त्रीय व्याख्यान, अनुक्रमिक व्याख्यान, समस्या केंद्रित, तुलनात्मक व्याख्यान, शोध व्याख्यान। व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि के गुण, शब्दों के अर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाते हैं। ये विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक है क्योंकि कक्षा में आते ही शिक्षक व्याख्यान देने लगता है और व्याख्यान पूरा कर कक्षा से चला जाता है। छात्र की शब्दावली में वृद्धि हो जाती है। समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, धन की बचत होती है। जीवनी व आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम है। इसमें अधिक छात्रों को एक जगह बैठाकर शिक्षण कराने में श्रेष्ठ है। ज़्यादा छात्रों को लाभ प्रदान करने में सहायक है। इस विधि से पाठ्यक्रम सरलता से पूर्ण हो जाता है। व्याख्यान विधि द्वारा लेखक या कवि की भाषा शैली विशेषताओं का परिचय मिल जाता है। अच्छी व्याख्या से छात्र को संतुष्टि प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा ज्ञान तुरंत से दिया जा सकता है। पाठ से संबंधित उदाहरण दृष्टांत देने का अवकाश अध्यापक को रहता है। दोष, इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें विद्यार्थी की सहभागिता नहीं होती है, वे मूक श्रोता बने रहते हैं। परिणामतः छात्रों को स्वयं पठन चिंतन का प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षा में ही किया जा सकता है। इसके प्रयोग से कक्षा के वातावरण में सजीवता नहीं आ पाती है। ये विधि रटने की प्रवृत्ति बढ़ाती है।
ये विधि कमजोर छात्रों के लिए प्रयुक्त नहीं है। व्याख्यान विधि है तो सुझाव उचित उदाहरणों द्वारा योजनाबद्ध कर लेना। उच्चारण, स्वर का उतार चढ़ाव, हाव भाव, आवाज आदि का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना, भूमिका, संक्षिप्तीकरण एवं सारांश के समय इस विधि का प्रयोग प्रश्न पूछते रहना चाहिए। बड़ी कक्षा में प्रस्तुत विषय सामग्री के बीच बीच में दोहों, शायरों, उदाहरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों की निष्क्रियता को दूर करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। व्याख्यान विधि एक नज़र में प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए विषय सामग्री प्रस्तुत करना। बाद में सारांश एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर अधिकाधिक ज्ञान देने में सहायक। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, अधिक छात्र लाभान्वित करने में सुगम, छात्र तीव्रता से सीखते हैं, समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। कवि परिचय, जीवनी, आत्मकथा आदि प्रस्तुत करने में उत्तम तार्किक क्रम सरलता से स्थापित है। प्रदर्शन विधि किसी घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। कभी कभी बालक कुछ शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। कठिन शब्दों का अर्थ उसके दिमाग में साफ नहीं होता है। तब इन वस्तुओं का अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन करके बालक को वस्तु का और शब्दार्थ का ज्ञान करवाया जाता है। वस्तु का चित्र बनाकर भी उसे शब्द का बोध करवाया जा सकता है, पर वह उतना प्रभावी नहीं होता है जितना वस्तु के प्रदर्शन द्वारा उसका ज्ञान हो पाता है। इस विधि में शिक्षक कुछ प्रयोगों, उपकरणों एवं उनकी कार्यविधि का प्रदर्शन करता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्र प्रत्येक क्रिया को देखकर उसके संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षण की यह सुंदर विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि बालक प्रदर्शित वस्तुओं में अधिक रुचि लेता है, सीखने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बालक से चित्रों के प्रदर्शन के सारे कहानी बुलवाई जाती है। कहानी से संबंधित चित्रों को उचित क्रम में बालकों को दिखाया जाता है। बालक चित्रों को देखकर अपने निरीक्षण के आधार पर कुछ कहते हैं। इसमें यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे शिक्षक पूरा कर देते हैं। इस प्रकार सभी चित्रों को देखने के बाद एक पूरी कहानी सीख लेते हैं। इस विधि की सार्थकता भी तभी है जब बालक स्वतः लिखना सीख जाए। अध्यापक स्वयं किन्हीं चित्रों का प्रदर्शन कर उस पर कहानी बनाकर बालकों को सिखाता है। प्रदर्शन विधि साहित्य शिक्षण में कम किंतु विज्ञान चित्रण में सर्वाधिक उपयोगी है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र प्रयोग किया जाता है। गुण, यह विधि मनोवैज्ञानिक है। विषय वस्तु का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता है। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण पूरी तरह सजग और सक्रिय रहता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि बालक प्रयोग प्रदर्शन में अधिक रुचि लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। यह विधि छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान देती है और उनमें प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि में छात्रों की शक्ति बढ़ती है, अध्यापक के कार्य में सहायता मिलती है, अध्यापक को परिश्रम कम करना पड़ता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है। यह विधि कम खर्चीली है, अर्थात अध्यापक को कम बोलना पड़ता है, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती है। दोष, ये विधि शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। कुशल व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अनुशासन का अभाव रहता है। पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं है। इकाई विधि, ये वर्तमान समय की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस विधि के प्रवर्तक मॉरिसन है। इकाई विधि का प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है।
इस विधि को यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है। इकाई विधि, इकाई मतलब यूनिट और विधि मतलब सिस्टम। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट इकाइयाँ बना ली जाती है। प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन करवाया जाता है। इकाई विधि की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें विद्यार्थी गिने चुने प्रश्नों का उत्तर पढ़कर ही परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता, अभी तो उसे समग्र पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। प्रश्न पत्र की संरचना में प्रत्येक इकाई को बराबर महत्व दिया जाता है। सामान्यतः संबंधित पाठ्यक्रम में 5 या 6 इकाइयों में संबंधित पाठ्यक्रम में 5 या 6 इकाइयों में बांटते हैं। प्रत्येक इकाई में कुछ टॉपिक रहते हैं तथा प्रश्न पत्र का गठन निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में इस आशय से किया जाता है जिससे विद्यार्थी समग्र पाठ्यक्रम से परिचित हो सके और पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। परिभाषाएं। गुण के अनुसार इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं तथा विज्ञानों का और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उपविभाजन है। ये विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों तथा ज्ञान का किसी केंद्रीय विषय, योजना अथवा समस्या की गिर्द ऐसा संगठन है जिसका विकास अध्यापक के नेतृत्व में बालकों के समूह द्वारा सहयोगात्मक ढंग से किया जाता है। इसमें नियोजन, योजना की पूर्ति, परिणाम का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। थॉमस रिक्स के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली प्रक्रिया की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। मॉरिसन के अनुसार इकाई वातावरण में संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। मॉरिसन कहता है कि इकाई से सामंजस्य आ जाता है। ठीक है भाई। बोसिंग के अनुसार इकाई अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होने पर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है और उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। NCERT के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। इकाई विधि के प्रमुख चरण: अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति, कथन। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के प्रमुख चरण निम्नानुसार है: जांच यानी कि अनुसंधान, इकाई प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, क्रियान्विति, सुव्यवस्थीकरण, अभिव्यक्तिकरण, कथन। इकाई विधि के प्रमुख गुण: इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, जिसमें बच्चे विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा प्रत्येक पाठ को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर छात्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है। छात्रों में सहयोग, विनम्रता, नेतृत्व, सहकारिता, धैर्य, सहनशीलता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में उत्तरदायित्व कार्य करने की भावना उत्पन्न की जा सकती है। इसके द्वारा छात्रों में योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। ये कक्षा कार्य को अधिक साभिप्राययुक्त, रोचक तथा सक्रिय बनाती है। इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण किया जा सकता है। ये विधि विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। ये विधि छात्रों में पूरक सामग्री के प्रयोग की भावना को बढ़ाती है। इस विधि में भी छात्र योजना विधि या सामंजस्य विधि की तरह क्रियाशील रहते हैं। इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार किया जाता है। दोष क्या है?
पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन कार्य है। प्रकरण या विषय सामग्री से संबंधित विभिन्न इकाइयों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता या अंतःक्रमिकता का अभाव रहता है। सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसके न तो शिक्षण पद्धति निश्चित है और न उनके लिए समय सीमा का निर्धारण। शिक्षक की जरा सी असावधानी से छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो सकता है। किसमें? इकाई विधि में। इन शिक्षण पदों का सभी विषयों के लिए शिक्षण में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इकाई विधि एक नज़र में। प्रवर्तक मॉरिसन, इस विधि में विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार कहीं इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। उन इकाइयों के अनुसार ये शिक्षण कार्य करवाया जाता है जिससे बच्चे विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इस विधि का प्रयोग 1920 में 20 ईस्वी में हुआ। इस विधि के सोपान: अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति, कथन। सबसे पहले क्या है? अनुसंधान, फिर अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति, कथन। अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति और कथन। अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्विति और कथन। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाना। इस विधि को सुगम पद्धति अथवा निर्बाध विधि अथवा प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड को वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाना। इस विधि में सुगम पद्धति अथवा निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को करके दिखाना। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया। इस विधि में 3 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाए। हिंदी में विषय में प्रत्यक्ष विधि का अर्थ है भाषा में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इस विधि में आदेश, निर्देश, प्रश्नोत्तर एवं शंका समाधान हिंदी भाषा के माध्यम से ही किए जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि से साहित्यिक वातावरण का निर्माण कक्षा में हो जाता है और विद्यार्थी पाठ में रुचि लेने लगते हैं। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1901 में फ्रांस राष्ट्र में श्री गुइन महोदय द्वारा किया गया। भारत में बंगाल में श्री टिपिंग, मुंबई में फ्रेजर, मद्रास में पेट्स का विशेष योगदान माना जाता है। इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा भाषा सीख लेता है उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। इसमें बच्चे को अ से अनार, इ से ईख चार्ट में चित्र के साथ या प्रत्यक्ष दिखाकर इन अक्षरों को लिख कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के गुण: यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। इससे भाषाई कौशल, बोलना, लिखना, पढ़ना एवं सीखना के पूरे अवसर विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष विधि में छात्रों की रुचि एवं योग्यता स्तर पर ध्यान रखकर अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में अध्यापक सरल भाषा का प्रयोग करता है जिससे विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है। इस विधि में भाषा सौंदर्य नष्ट नहीं होता तथा कम समय में ही छात्रों को अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। इस विधि में हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, अतः इससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। नियमों का परित्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। इसी बिंदु रटने या कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये वाचन में स्पष्टता व धारा प्रवाहिता को उत्पन्न करती है। प्रत्यक्ष विधि के दोष: इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा कर दी जाती है जबकि व्याकरण ज्ञान के बिना भाषण व लेखन असंभव होता है। प्रत्येक दशा में मातृभाषा को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इस विधि से कुशाग्र बुद्धि छात्रों को अधिक लाभ मिलता है।
सामान्य या मंदबुद्धि छात्रों को नहीं। प्रत्यक्ष विधि में कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को लाभ मिलता है। ठीक है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती। सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि एक नज़र में 1901 में फ्रांस राष्ट्र में श्री गुइन महोदय ने इस विधि का सूत्रपात किया। किसने? प्रत्यक्ष विधि गुइन महोदय। बंगाल में ट्रिपिंग, बम्बई में प्रेजर और मद्रास में पेट्स। बंगाल में टिपिंग, बम्बई में प्रेजर और मद्रास में पेट्स। प्रत्यक्ष विधि गुइन महोदय फ्रांस की है। इसमें आंखों द्वारा देखा गया ज्ञान स्थायी होता है। भाषाई कौशलों बोलना, लिखना, पढ़ना और सीखना का विकास होता है। मातृभाषा को महत्व न देकर विषय अनुसार महत्व देना। अंग्रेजी पढ़ाते समय अंग्रेजी, हिंदी पढ़ाते समय हिंदी। इस प्रकार छात्र की रुचि में बढ़ोतरी। श्रुत लेखन या अभ्यास विधि। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर लिखना, अर्थात जब शिक्षक सर्वप्रथम मौखिक बोलकर छात्रों को कोई गद्यांश या पद्यांश लिखवाता है, बच्चे शिक्षक का वाचन सुनकर शब्द लिखते हैं। लेखन समाप्ति पश्चात बच्चों के लेखन कार्य की जांच की जाती है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को बार बार 5 से 10 बार तक शुद्ध लिखने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे बालक शुद्ध लिखना सीख जाते हैं। ये लेखन की प्राचीन एवं परंपरागत पद्धति है तथा शुद्ध लेखन की अति उत्तम विधि मानी जाती है। पटनायक के अनुसार व निसंदेह लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। गति के साथ साथ लिखना ही अनुलेखन है। प्राथमिक कक्षाओं में अनुलेखन अभ्यास कराया जा सकता है तथा इसका लक्ष्य भी बालकों को सुलेख की आदत डालना है। अनुलेख का पर्याप्त अभ्यास कराया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में श्रुत लेख के द्वारा बालकों को सुने हुए शब्दों को लिखना सिखाया जाता है। लिखना सिखाने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि बच्चे अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को लिखने लगे, अपितु उनके लिखे हुए अक्षर सुंदर, सुडौल हो, साथ ही वे उचित गति से भी लिखना सीख सके। श्रुति लेख का उद्देश्य वर्तनी दोष को दूर करना, शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्द को श्यामपट पर लिखना, स्वर वाचन करना, मंद गति से उच्चारण। श्रुति लेखन में मंद गति से उच्चारण, तीव्र गति से वाचन। उच्चारण तो मंद गति से करना है और वाचन तीव्र गति से करना है। श्रुति लेखन प्रक्रिया पहले दिन ही संकेत देते हैं। गद्यांश तथा 10 कठिन शब्द होने चाहिए। श्रुति लेख लिखने के बाद एक बार पुनः द्रुत वाचन कर दें। जांच कार्य करें, अशुद्धियों में गोला लगाएं, शुद्ध रूप हाशिए में लिखें तथा अशुद्धियों पर गोला करें, शुद्ध रूप हाशिए में लिखें। अशुद्धियों को 10-10 बार लिखने का कहा जाए। हाशिया किसे कहते हैं? जो कॉपी में होती है ना लाल लाइन, उससे या तो ऊपर की जगह या उससे बाईं ओर की जगह हाशिया कहलाता है। छात्र की प्रशंसा कर प्रोत्साहित करें। शुद्ध स्पष्ट एवं जोर की आवाज़ में वाचन किया जाए। वाक्यों को उपयुक्त हिस्सों में तोड़कर ही बोला जाए तथा विराम चिन्हों का पर्याप्त ठहराव देना चाहिए। भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है? शिक्षण के क्षेत्र में भाषा प्रयोगशाला एक नई विद्या है। इस विधि के प्रवर्तक स्टालुरो और डैनियल डेविस। भाषा प्रयोगशाला कौन है? स्टालुरो और डैनियल डेविस है, जिन्होंने 1965 में इस विधि का प्रतिपादन किया। कक्षा अध्ययन का ही पूरक की भाषा प्रयोगशाला है। कक्षा अध्ययन का पूरक की भाषा प्रयोगशाला है। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र होती है, जहाँ छात्रों के चारों मूलभूत कौशलों का विकास होता है। इसमें शिक्षक के स्थान पर संगणक यंत्र कंप्यूटर शिक्षण प्रदान करता है। भाषा रिकॉर्डिंग अधिक स्वाभाविक वातावरण की सृष्टि करता है। भाषा शिक्षण में प्रारंभ में पढ़ने लिखने के स्थान पर सुनने बोलने पर बल दिया जाता है।
भाषा में तीव्रता से गति आती है। सभी पक्षों पर समान बल दिया जाना चाहिए। परिभाषाएं। एडविन पैकर के अनुसार भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया 2 भागों में होती है, शिक्षण काल से पूर्व, शिक्षण काल के दौरान। प्रथम भाग में छात्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा शिक्षण काल के दौरान पूर्व निर्मित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण श्रवण प्रकोष्ठ, कक्ष, छात्र कक्ष, दूरभाष या टेलीफोन, ध्वनि मुद्रण यंत्र या फैक्स, संगणक यानी कि कंप्यूटर, नियंत्रण प्रकोष्ठ, शिक्षक कक्ष या परामर्शदाता प्रकोष्ठ। गुण: बार बार शुद्ध उच्चारण सुनने से छात्रों का उच्चारण भी शुद्ध होता है। छात्र अभ्यास से अपनी कमियों को दूर करते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं। छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं। छात्रों को सम्यक अभिप्रेरणा मिलती है। शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। तत्काल अशुद्धि ठीक कर शुद्ध उच्चारण सुनने की सुविधा भाषा प्रयोगशाला में अधिक संभव है। प्रबलन प्राप्त होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कक्षा में दोहराने में जो समय लगता है उसकी बचत होती है। दोष: अधिक खर्चीली विधि है। इसमें पठन और लेखन का प्रयोग नहीं होता है, समय अधिक लगता है। अधिक संख्या वाली कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। दूरस्थ शिक्षण विधि: दूर शब्द में इस्त प्रत्यय के योग से दूरस्थ शब्द बनाया जिसका अर्थ होता है दूर बैठना। अर्थात जब शिक्षक एवं विद्यार्थी आमने सामने न होकर शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं उसे दूरस्थ शिक्षण पद्धति कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं सुविधा के अनुरूप पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के घर पर ही उपलब्ध करवाई जाती है। सभी के लिए आजीवन व निरंतर शिक्षा की अधिकाधिक बल देने और उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आमने सामने की शिक्षा पद्धति के विकल्प तथा अनिवार्य अनुपूरक के रूप में दूरस्थ और मुक्त शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन मिला। इसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया के मुख्य माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस उपागम के अंतर्गत शिक्षार्थी को स्व अधिगम एवं स्व क्रिया के लिए विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। दूरस्थ शिक्षा विधि के उपनाम: पत्राकार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, मुक्त अधिगम या टेली एजुकेशन। परिभाषा है पीटर्स के अनुसार दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिव्यक्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक संरचना है जो दूरगामी शिक्षा के रूप में लोगों को शिक्षा देने में समर्थ है। फिलिप कॉम तथा मंजूर अहमद के अनुसार पहले से स्थापित चल रही परंपरागत औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में बाहर चलने वाली सुसंगठित शैक्षिक प्रणाली को दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। ये स्वतंत्र प्रणाली के रूप में अथवा किसी बड़ी प्रणाली के अंग के रूप में सीखने वालों की एक निश्चित समूह को निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मदद देती है। कुलश्रेष्ठ के अनुसार दूरस्थ शिक्षा व्यापक एवं अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूर दूर स्थानों पर स्थित छात्र शिक्षक शैक्षिक तकनीकी द्वारा प्रायोजित विकल्पों में से किन्हीं निश्चित विकल्पों जैसे भली भांति संरचित स्व अनुदेशन सामग्री, पुस्तकों, संदर्भों तथा शोध पत्रिकाओं के सेट, चार्ट, मॉडल, पोस्टर तथा अन्य दृश्य सामग्री, टेलीविज़न, रेडियो प्रसारण आदि का प्रयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं।
निष्कर्ष इस विधि में तैयार पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटकर उस योग्य प्राध्यापकों के माध्यम से या तो टीवी कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक बात पहुंचाई जाती है या फिर तैयार सामग्री की फोटो प्रतियां छात्रों को भेजी जाती है तथा उनसे प्रश्न भी हल कराए जाते हैं। छात्र अपनी कठिनाइयों एवं शंकाओं के उत्तर भी योग्य अध्यापक पैनल से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार के शिक्षण से कुछ दिनों का एक सत्र निर्धारित स्टडी सेंटर पर आयोजित किया जाता है। गुण यह विधि कामकाजी या सेवारत लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। घर बैठे अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा अपनी इच्छानुसार समय, योग्यता तथा गति के अनुसार अध्ययन के अवसर मिलते हैं। दूरस्थ शिक्षा ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। ऐसे लोग जो दूर दराज के गांवों में, वन्य तथा पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं और जहाँ शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, वे बहुत सीमित मात्रा में वहाँ दूरस्थ शिक्षा की ज्योति फैलाने में एक शक्तिशाली साधन है। निरक्षर किसानों, मजदूरों, गृहिणियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये द्वार द्वार तक शिक्षा पहुंचाती है। यह ज़्यादा लचीली है। इस प्रणाली में छात्रों को अधिगम की स्वतंत्रता होती है। जैसे तो पढ़े जैसे होतो रहे माँ सब छोरो घरान मार हैं दिन होतो रहे, किताब नहीं खोले, अब छोरा लाइन परेशानी में डाल देवे। तो एड़ी होनी चाहिए अनौपचारिक शिक्षा, कोई मतलब नहीं, जैसे जन पढ़ लेवे जैसे जन होता रहे, तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मीडिया का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है भाई साहब ने पढ़ाने की वैन पढ़ेगी, अनुकरण विधि अगले शॉर्ट में देखेंगे। तो ये शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जा रही है ना टीचिंग की तैयारी के लिए, तैयारी को लगे हुए रखना। फिर के बाद जल्दी मेंस आएगा, धुआंधार तैयारी होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगी तो जिसने तैयारी की है उसका होगा, हमारा थोड़ी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।